अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट चैप्टर में एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसके कुछ स्टेजेस को हमने डिस्कस किया था। ये 4 स्टेजेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें पहले इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू था कि अगर आपके कैंडिडेट इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिसको आपने सेलेक्ट करना है, उसको अगर इनिशियली किसी किस्म की कोई क्यूरी है रिगार्डिंग पे स्केल या जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, तो वो क्यूरीज वहीं पे रिजॉल्व हो जाए। अगर तो वो इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई करे, और अगर वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है तो वो वहीं पे ही आपको लेफ्ट ओवर कर लेता है। इसके बाद जब आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीशन का स्टेप आता है। वो कैंडिडेट जो एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अप्लाई कर लेते हैं और उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। उनके टेस्ट होते हैं, टेस्ट के थ्रू जिन कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है, फिर उनको कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू की तरफ बुलाया जाता है। और हमने लास्ट लेक्चर में इसकी बहुत सी टाइप पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू के क्लियरिफाई होने के बाद सक्सेसफुली आप उस कैंडिडेट को हायरिंग करने के बाद उसकी रिटेंशन और उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को किस तरह से इंश्योर करते हो, इन बाकी स्टेजेस के थ्रू अपने सिलेक्शन प्रोसेस को फर्म बनाते हो। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आ जाता है जी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्या है? अ गुड प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर इज एन इंडिविजुअल्स पास्ट बिहेवियर। ये भी हमने जैसे बाकी स्टेजेस की तरह देखा था, ये भी बड़ा अच्छा एक प्रेडिक्टर है, जिसके थ्रू आप किसी भी कैंडिडेट के बैकग्राउंड के मुतालिक जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, आप उसको कर सकते हो, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपका जो सक्सेसफुल जो भी कैंडिडेट है, जिसको जिसको सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप उसके फ्यूचर बिहेवियर को और उसके पास्ट बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वेरीफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म। आप के कैंडिडेट ने जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो फॉल्स तो नहीं है। अगर वो फॉल्स हो या उसमें किसी किस्म की कोई फॉल्स स्टेटमेंट की गई है, तो आप उसके बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हो। जो यूजुअली हमारे जो इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड की जाती है, वो फॉर्मर एम्प्लॉयज के थ्रू की जाती है, प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, लीगल स्टेटस टू वर्क, क्रेडिट रेफरेंसेस एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर दिया जाता है, जो कि आपके कैंडिडेट के जो अब आपका एम्प्लॉय बन चुका है उसने आपको प्रोवाइड की है एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स क्या है? फॉर्मर एम्प्लॉयर्स वो उस जगह जहाँ पे वो कैंडिडेट पहले से सर्व कर रहा था, जो उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर मेंशन किया था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पहले सर्व कर रहा था, आप उनके एम्प्लॉयर से उसके बैकग्राउंड के मुतालिक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर उसकी प्रीवियस जॉब परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसकी जॉब स्विच या जॉब टर्नओवर रेट जो है वो कैसा है, उस जॉब परफॉर्मेंस के अंदर उसने कितने किस्म के प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश किए हैं, उसके थ्रू आप उसके बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एजुकेशन है, उसने सीवी पे क्या मेंशन किया हुआ है, इन रियल एप्लीकेशन फॉर्म में उसने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या बताई हुई है, उसकी डिग्रीज को देखने के बाद आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लीगल स्टेटस टू वर्क के आप के जिस फॉर्म का वो हिस्सा रहा है, वहाँ पे वो किसी इलीगल एक्टिविटी या अनएथिकल एक्टिविटीज में तो नहीं इन्वॉल्व रहा, उसके बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द लीगल स्टेटस टू वर्क। क्रेडिट रेफरेंसेस क्या हैं जी? के इसी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप उसके क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट जो भी बैंक से अगर वो किसी किस्म का लोन ले रहा है, उसको उसने कोई गाड़ी अगर लीज पे ली हुई है, तो उससे रिलेटेड भी उसके क्रेडिट रेफरेंसेस बैंक से भी उसके रिलायबल और वैलिडेट होने के मतलब आप इंश्योर कर सकते हो। फिर लास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है कि उसका किसी किस्म का कोई पब्लिकली क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो किसी अनएथिकल एक्टिविटी में तो नहीं इन्वॉल्व है, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस का एक बड़ा ही क्रूशल टूल है, जिसके थ्रू आप प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका फ्यूचर बिहेवियर और उस उसका उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी एफिशिएंट होगी, कितना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहेगा, और लॉयल रह के वो इफेक्टिवली अपने जो भी टास्क है उनको परफॉर्म कर सकता है। तो इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के थ्रू और उस इंडिविजुअल के पास्ट बिहेवियर को आप इन्वेस्टिगेट कर देते हैं, ताकि उसके फ्यूचर बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट कर सको कि वाकई ही वो कैंडिडेट कॉम्पिटेंट है या नहीं है।
बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास क्वालिफाइड प्रिविलेजेस आती हैं। एम्प्लॉयर ये भी इसी की ही एक टाइप है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयर मे डिस्कस एम्प्लॉई विद प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल एज लॉन्ग एज द डिस्कशन इज अबाउट जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। हमने लास्ट स्लाइड में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो पहला सोर्स देखा था वो फॉर्मर एम्प्लॉय था। तो क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या है कि आपका जो एम्प्लॉय है जो कि आपको हायर कर रहा है वो आपका जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है या फॉर्मर एम्प्लॉयर है उसे विदाउट एनी फियर आपके कैरेक्टर आपकी जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन है जॉब रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं उनको वो डिस्कस कर सकता है और उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और रिसर्च कहती है कि 1/3 ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स एग्जैजरेट देयर बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंसेस कि ये क्यों किया जाता है, क्यों आपकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, खास तौर पे अगर आप कहीं पे फॉर्मर एम्प्लॉयर रह चुके हैं तो उसके लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे लेट्स सपोज एक टीचर की जॉब के लिए कोई वैकेंसी आई है और उस टीचर की जॉब के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 साल की एक्सपीरियंस की थी। अब जिस स्कूल का रेफरेंस उसने अपने एक्सपीरियंस लेटर में मेंशन किया अपनी सीवी के जरिए या एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए उसमें उसने ये क्लियरली बताया है कि 1 साल का उसका एक्सपीरियंस था, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट 3 साल की थी तो वो इस 1 साल के एक्सपीरियंस को 3 साल में कन्वर्ट कर लेगा। तो क्वालिफाइड प्रिविलेज हमें क्यों जरूरत है, ताकि हम विदाउट एनी फियर इन्वेस्टिगेट कर सके कि हमारे वो जो एप्लीकेंट है उसने अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन शो की है उसमें एग्जैजरेशन से काम तो नहीं लिया है, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं दे दी गई, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो जरूरी है। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करने के लिए कुछ मेथड हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होती है और एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होती है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि चेक फॉर्मर एम्प्लॉयर पर्सनल रेफरेंसेस एंड पॉसिबल क्रेडिट सोर्सेज के, जैसे कि पहले बता दिया गया है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ किस्म के सोर्स हैं। तो अगर आप इंटरनल इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले तो फॉर्मर एम्प्लॉयर के थ्रू उसकी जो भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या उसकी जॉब परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लो। नेक्स्ट फिर आपके पर्सनल रेफरेंसेस आ जाते हैं कि ये पर्सनल रेफरेंसेस वो लोग होते हैं जो आपके क्रेडिबल और रिलायबल होने की गारंटी देते हैं और आप अपने सीवी में बड़े क्लियरली इनको मेंशन करते हैं। तो जब आप सीवी या रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें कभी भी ये ना लिखें कि रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। आप हमेशा अपने पर्सनल रेफरेंसेस जो वो बंदे जो कि आपके कैरेक्टर की, आपकी परफॉर्मेंस की, आपके क्रेडिबल होने की, आपके रिलायबल होने की गारंटी दे सकें, आपको वो बड़ा क्लोजली जानते हों, उनको ज़रूर मेंशन करें। ये जो पर्सनल रेफरेंसेस होते हैं ये अगर पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं तो भी उस कंपनी के लिए उस कैंडिडेट का बड़ा एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। एंड पॉसिबल क्रेडिट सोर्सेज, वही बात हुई दोबारा से कि क्रेडिट सोर्सेज क्या है कि लेट्स सपोज जैसे आप अपना आईडी कार्ड नंबर अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं, इस आईडी कार्ड नंबर से अगर आप नादरा की वेबसाइट पे चले जाओ तो आप किसी बैंक में अगर अकाउंट भी खुलवाना चाहते हो तो आपसे रिलेटेड जितनी भी आपकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी उस बैंक मैनेजर को पता होता है। वहाँ से वो आपकी रिलायबिलिटी चेक कर सकता है कि ये बंदा जो है, जो इन्वेस्ट कर रहा है या मुझसे कुछ लीज़ पे ले रहा है या लोन ले रहा है, ये कितना क्रेडिबल है, ठीक है? तो क्रेडिट सोर्सेज़ के ज़रिए भी आप इंटरनल इन्वेस्टिगेट कर सकते हो उस बंदे की रिलायबिलिटी को। एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि uses a references checking firms which may obtain more information while complying with privacy right के बेसिकली ये एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर्स कौन होते हैं, आपके ऐसे रेफरेंस चेकिंग फर्म्स होती हैं जिनके पास आपकी प्राइवेसी डिटेल होती है या आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। इनके थ्रू ये ये कंपनीज भी हो सकती हैं, ये कंपनीज होती हैं इनके पास ये जो जो इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है जो ये ऑब्टेन रखते हैं वो आपकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है और इनके प्राइवेसी राइट्स होते हैं जिसके जिसके अगेंस्ट ये इतनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट नहीं करते अनटिल अनलेस आपकी उस जॉब रिक्वायरमेंट
से रिलेटेड आपने उस बंदे को, जैसे आपने कहीं पे अप्लाई किया कैंडिडेट ने और हमने आपको बता दिया है कि आपकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो आप जब तक हमें अलाउड नहीं करते हम इन एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं सोर्स आउट कर सकते। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन में आपके जैसे आप फेसबुक हो गए जहाँ पे आप अपना पर्सनल डेटा या अपनी पर्सनल एक्टिविटीज या अपनी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं, ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, स्काइप हो सकता है, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हो सकता है, मतलब वो तमाम ऐसी लीगल कंपनीज जो कि आपकी प्राइवेसी या प्राइवेट डेटा की लीगल हिस्ट्री रखते हैं और लीगल ऑथराइज्ड होते हैं, उनके पास प्राइवेसी राइट्स होते हैं। फिर क्या किया जाता है कि अगर तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से उस कैंडिडेट की रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी इंश्योर नहीं है, तो फिर आप एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, उन कंपनीज के थ्रू उस कैंडिडेट की रिलायबिलिटी या उसकी जो भी जॉब परफॉर्मेंस है या उसके जो भी प्राइवेट इशू है उनको आप डिस्कस कर सकते हो। एक बात यहाँ पे मैं पॉइंट आउट जरूर करूंगी कि जैसे पहले बताया कि जब हम किसी के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने उसकी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसकी परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करना है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ को इन्वेस्टिगेट करो और उसके पर्सनल जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सपेक्टिव्स है, उनको इन्वेस्टिगेट करो। तो ये जो चाहे इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू, आप सिर्फ उसकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन आपको चाहिए होती है, आप सिर्फ उसी को ही कंप्लाई करते हैं और उसकी किसी भी प्राइवेसी या उसके जो पर्सनल राइट्स होते हैं अ, उनको आप नहीं इन्वेस्टिगेट करते, ना ही आपको उनसे कोई कंसर्न होना चाहिए। फिर लास्ट बात क्या आती थी कि अब आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। क्यों? देखिए जैसे इंक्लूडिंग होम कार्ड कार्ड के आपने क्रॉस रेफरेंस चेक करने के लिए किन किन लोगों को कॉल किया है, किस वक्त किया है, आपने किस किस्म के क्वेश्चन उनसे पूछे हैं, किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन की है या नहीं ऑब्टेन की है, आपने जो भी कॉल की है, आपने जिस सोर्स के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू, चाहे उसके सोशल मीडिया के थ्रू आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है या फॉर्मर एम्प्लॉयर के थ्रू की है या क्रेडिट रिसोर्सेज को यूज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन किया, आप उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप तैयार करें। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि आप एक इंसान की प्राइवेसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप उसके फॉर्मर एम्प्लॉय से भी बात कर रहे हैं और उसके जो भी रेफरेंसेस हैं उनको भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, आप उससे परमिशन ले चुके हैं। लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं, उसके बावजूद अगर आप सेटिस्फाइड हैं उसकी परफॉर्मेंस से और उसका जो भी पर्सनल बैकग्राउंड था उसकी उस इंफॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड हैं, इसके बावजूद अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो कैंडिडेट के पास राइट है कि वो आपको सू कर सकता है। तो एटलीस्ट आपके पास वो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होना चाहिए कि किन रीजन की बेसिस पे आपने उस एम्प्लॉय को रिजेक्ट किया है। जैसे लेट सपोज एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय था आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें जो जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया था, जो जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने उसको साइन करने थे, उस सब में वो इफेक्टिव था। लेकिन क्या था कि आपको पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या एक्सटर्नल इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता चला कि वो ड्रग एडिक्टेड बंदा है। अब क्या हुआ कि अब ये चीज क्या होगी कि अब एक ड्रग एडिक्टेड बंदे को आप कोई सीरियस टास्क अपनी जॉब के लिए नहीं असाइन कर सकते और आप उसकी परफॉर्मेंस की रिलायबिलिटी को भी नहीं इंश्योर कर सकते हैं। तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन आ गई कि आपने इस वजह से उसको रिजेक्ट किया है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपका जो भी एम्प्लॉय है वो आपको लेटर ऑन जो है वो चैलेंज ना करे आपके किसी डिसीजन को, अगर आप उसको जो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंडीशन जॉब ऑफर। कंडीशनल जॉब ऑफर क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में आरजीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे रियलिस्टिक जॉब रिव्यू कहा जाता है। रियलिस्टिक जॉब रिव्यू में हम अपने एम्प्लॉय को जो भी फेवरेबल और अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देते हैं। आपकी जॉब रिलेटेड कोई फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन है कि आप उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी बंदे को हायर कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, या आप उसको परमानेंट करोगे इतने साल के बाद, या उसका परफॉर्मेंस लेवल इस परसेंटेज तक पहुंच जाएगा तब आप उसको परमानेंट करोगे। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आप पहले से ही रियलिस्टिक जॉब परफॉर्मेंस रिव्यू में अपने एम्प्लॉय को बता देते हैं। यहाँ तक हमने ये देखा,
यहाँ तक इस सारे जब हमारा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हम देखिए एक कैंडिडेट को की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि वो वाकई ही कॉम्पिटेंट है, और हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं बंदा वो वाकई ही बेस्ट फिट है हमारी उस जॉब पोजीशन के लिए। हमने क्या किया था जी, जैसे कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमने सबसे पहले अपना सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया था इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू। इनिशियल स्क्रीनिंग जब हमारी कंप्लीट हो गई थी, हमने अपने कैंडिडेट की क्यूरीज को रिजॉल्व कर लिया था, तो फिर उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को हमने एक्सेप्ट किया था। एक दफ़ा जब एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट तैयार किया। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से भी वो सक्सेसफुली गो थ्रू हो गया, तो हमने जॉब इंटरव्यू डिज़ाइन किया, और ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड इंटरव्यू जिस तरह से भी आपने डिज़ाइन किया है, और उसके थ्रू आपने अपने कैंडिडेट को अपनी जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया है उस एप्लीकेंट को, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की, उसमें भी वो भी उसने फुलफिल किया, आपको पता चल गया हाँ जी ये बंदा रिलायबल है, क्रेडिबल है, और ये बंदा बेस्ट फिट हो सकता है हमारी जॉब पोजीशन के लिए। के लिए उसके बाद आप अपने कैंडिडेट को, ये जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है उसको ऑफर कर देते हो कुछ कंडीशंस के साथ। जब आप उसका सक्सेसफुली कंप्लीशन कर लेते हो बैकग्राउंड चेक की, फिजिकल मेडिकल एग्जाम्स, ड्रग टेस्ट वगैरह की, may only use job related information to make a hiring decisions। आप सिर्फ जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही इसमें यूज कर सकते हैं अपने हायरिंग डिसीजन को मजीद क्रेडिबल बनाने के लिए। इसमें आप ये भी बता देते हो कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती हैं, जैसे आप अपने कैंडिडेट को ये भी कह सकते हो कि आपकी इंटरनल बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन तो हमने कर ली, लेकिन एक्सटर्नल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अभी हमें चाहिए। तो अगर तो वो फुलफिल होगी तो हम आपको परमानेंट कर देंगे, अगर नहीं होगी तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर कर दिया जाएगा। तो जब आप किसी कैंडिडेट को हायर कर देते हो, एम्प्लॉय कर लेते हो, एम्प्लॉयड बना लेते हो, एम्प्लॉयमेंट उसकी इंश्योर कर लेते हो, तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती हैं, जिसके मुताबिक आपको ये बताया जाता है कि इन टर्म्स कंडीशन पे अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आपकी वो जो जॉब है, जो जिस जिस पे स्केल पे या जिस रैंक पे आपने उस बंदे को हायर किया है उसको परमानेंट किया जाएगा। फिर वही बात होगी कि इस कंडीशन जॉब ऑफर्स की, जैसे देखिए लेट्स सपोज आपने एक बंदे को हायर कर लिया, लेकिन अभी तक आप उसके साथ सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस में इन्वॉल्व थे। अब क्या हुआ है कि अगर आप उसके साथ सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व थे, तो लेट्स सपोज आपकी जॉब का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको एक क्लर्क के लिए किसी बंदे की हायरिंग करनी है। वो जो क्लर्क आपने हायर किया है या वो जो एडमिन पोस्ट के लिए कोई बंदा आपने रखा है, वो अभी तक जितना भी आपका इनिशियल स्क्रीनिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, उस जो भी आपके प्रेडिक्टेड से उनसे गो थ्रू होके आ रहा है। तो कंडीशन जॉब ऑफर क्या है कि लेट्स सपोज अब आपने मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और इस मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन में ये जो भी ये टेस्ट होगा, अगर तो वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप उसको कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो देके, जैसे अगर एक टाइपराइटर की जॉब है तो आप उसको कुछ टाइप करने के लिए दे देते हैं कि इतने मिनट में तुमने इतने वर्ड्स जो है वो टाइप करने हैं। अगर तो फुलफिल हो गया, कंडीशन रख लिया आपने कि अगर तो फुलफिल हो गया तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, और अगर ये फुलफिल नहीं होता तो यहीं से आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी कंडीशन ऑफर होती है, आप उसमें अपने जॉब का रियलिस्टिक जॉब रिव्यू दे देते होते हो, कंडीशंस जो भी आपने रखनी है उस जॉब से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उनको साइन अप कर दिया जाता है कि कितने परसेंट इंक्रीज आएगा नेक्स्ट फ्यूचर में आपकी सैलरी में। आपकी जॉब को, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रखा जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने अरसे का होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और आप जॉब से फायर हो जाओगे। इसी तरह से मेडिकल फिजिकल अगर कोई एग्जामिनेशन है तो उसको इंश्योर कर दिया जाता है। Now the last step of selection process which is job offer। जॉब ऑफर में ये होता है, जॉब ऑफर में ये किया जाता है कि फिर एक्चुअल हायरिंग डिसीजन जो है जनरली मेड बाय द डिपार्टमेंटल मैनेजर
फिर जब सारा कैंडिडेट उस सारे वो जो ऊपर पूरी कहानी आपको बताई थी उससे जब गो थ्रू हो जाता है तो फिर आपका जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो हायरिंग डिसीजन लेता है और आपको हायर कर देता है। और वो कैंडिडेट जो कि नहीं हायर हुए वो डिजर्व करते हैं कि उनको कुछ कर्टेसी नोट इन फॉर्म ऑफ ईमेल या किसी कॉल के थ्रू, कर्टेसी कॉल के थ्रू एक प्रॉम्प्ट नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि जैसे लेट्स सपोज आपको पहले बताया गया था कि अगर एक जॉब थी उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें 20 कैंडिडेट को हायर करना था और हमारे पास जॉब एप्लीकेशन जो थी वो 100 आ गई थी, तो श्योर था कि 20 तो पक्के जो हैं वो हायर कर दिए जाएंगे, बाकी जो 80 बंदे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो 80 बंदे जिनको आपने रिजेक्ट किया है इनको अगर आप एक कर्टेसी नोटिफिकेशन दे दें ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू तो आपकी कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बिल्डअप हो जाता है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने सिलेक्शन प्रोसेस के से ट्रेडिशनल अप्रोचेस को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कौन से ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस हैं जिनको फॉलो करके अपने सिलेक्शन प्रोसेस की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मजीद इंश्योर किया जा सकता है और मजीद इफेक्टिव जो है वो बनाया जा सकता है। मैं अपने लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूंगी डियर स्टूडेंट्स, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर कुछ चंक्स में होंगे, मतलब पार्ट्स में होंगे, क्योंकि हमारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम इन लेक्चर्स को 20, 25 या 30 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली थोड़ा आप, मुझे पता है बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साथ मज़ीद कोऑपरेट करें, अल्लाह करे कि ये हालात बेहतर हो जाए और हम मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर जो है वो बना सकें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर और आपके लिए आसानी पैदा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।